आज मैं आपके सामने ऐसे 20 प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो टीजीटी और पीजीटी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष उनमें से 5-7 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि टीजीटी का जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है वो है कला दर्शन, आर्ट में कला दर्शन है। और कला दर्शन के अंदर जो सौंदर्य शास्त्र आता है वो बहुत कठिन विषय रहता है। अक्सर छात्र क्या करते हैं, उन्हें किताबों में से देख देख कर 10-20 प्रश्नों को रट लेते हैं और रटने के बाद जब वो पेपर में घुमा फिरा कर पूछा जाता है तो वो उसका प्रश्न गलत कर देते हैं और रिजल्ट आता है फिर शून्य। तो उसके बेस को समझ लोगे तो वो फिर हमेशा आपके लिए यादगार हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। आप उसके आधार पर आराम से प्रश्न कर पाएंगे। तो कला में सौंदर्य शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये, और इसे समझना बहुत आसान है और इसे आसानी से आप समझ सकते हैं, बशर्ते इसका आधार आपका मजबूत होना चाहिए। तो ये 20 प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको इसकी तैयारी करा रहा हूं, आप भी ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी करें। देखिए, सौंदर्य शास्त्र का पहला प्रश्न है, कला क्या है? तो इसका आंसर है वह क्रिया जो आनंद प्रदान करती है। मतलब वो क्रिया जो मनुष्य को, जीव जंतु को, कोई भी हो, जिसे आनंद प्रदान करती है वह कला कहलाती है। पहला प्रश्न हो गया। फिर मैं दूसरा प्रश्न है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें आ रहा शब्द का, कला के नहीं, कला के बारे में नहीं आ रहा, केवल शब्द कह रहा है कला का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। तो देखिए, भारत की सबसे प्राचीन जो पुस्तक है, जो अब तक में सबसे प्राचीन पुस्तक है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक जगह कला शब्द लिखा हुआ आया है। तो वो कला के विषय में लिख नहीं आया, केवल कला शब्द लिखा हुआ आया है, तो वो ऋग्वेद में है। तो सबसे प्राचीन उसमें आया है ऋग्वेद में। तीसरा प्रश्न है, भारतीय कला दर्शन की क्या विशेषता है? तो देखिए, भारतीय कला दर्शन की जो विशेषता है वो अंतरात्मा की कला को बनाते हैं, अंतरात्मा से। आपने देखा होगा कोई भी तस्वीर या मूर्ति होती है, जैसे ये तस्वीर ये बना हुआ है तो इसे वो माता मानते हैं, जैसे अघोई माता पर चित्र बनाते हैं और नवरात्रों में बनाते हैं, तो इसे माता का ही दर्जा दे रहे हैं वो। इसके बराबर में अगर सुंदर पेंटिंग, माता जी की सुंदर पेंटिंग भी लगा दी जाए तो उसको भी वही दर्जा देंगे और इसको भी वही दर्जा देंगे। तो ये अंतर आत्मा की आर्ट को बनाते हैं, आत्मा दर्शन से आर्ट बनाई जाती है। जबकि यूरोप में जो है उसमें जो कला को माना जाता है, उसमें क्या माना जाता है कि प्रकृति का अनुकरण, मतलब प्रकृति में जो भी वस्तु है यदि हम उसकी नकल कर रहे हैं तो वो क्या है, कला है। यूरोप में ऐसा मानते हैं। और भारत में जो कला है वो अंतर आत्माओं से बनाई जाती है। अगर कोई पत्थर भी है, शिवलिंग है या कोई भी प्रतीक है, अगर उसे उन्होंने माँ, पिता या कोई भी देवता मान लिया तो उसे वैसे ही मानेंगे, भले वो चाहे कैसे ही बना हुआ हो। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ये कला का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, जो कला का जो शाब्दिक अर्थ है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कै प्लस ला। कै प्लस ला, कै का जो मतलब है वो है सुख और ला का मतलब है प्रदान करना, अर्थात सुख प्रदान करना। ये कला का शाब्दिक अर्थ है। सुख प्रदान करना, आनंद प्रदान करना, आनंद देना, वो कला का शाब्दिक अर्थ है। पांचवा प्रश्न है, कला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए, कला को दो भागों में बांटा जा सकता है, ललित कला और शिल्प कला। ललित कला वो कला कहलाती है जो मानव के जीवन में केवल आनंद प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, वो ललित कला कहलाती है। ललित कला में कौन सी है? चित्रकला है, मूर्ति कला है, संगीत है, गायन है, नाट्य शास्त्र है। तो ये सारी जो 5 कलाएं हैं ये ललित कला आती हैं। और शिल्प कला कौन सी है? जो मानव के जीवन को आसान और सरल बनाने के लिए की जाती है, वो शिल्प कला कहलाती है। जैसे भवन निर्माण कला है, कृषि कला है, भोजन निर्माण कला है, श्रृंगार है, ये सब जो कला है जो मानव के जीवन को उपयोगी बनाने के लिए की जाती है वो शिल्प कला के अंतर्गत आती हैं। यह आपका टॉपिक क्लियर हो गया कि ललित कला और शिल्प कला। छठा प्रश्न है, कला के कितने अंग हैं? देखिए, कला के जो अंग हैं वो है 6, जिसे षडंग कहते हैं। कला के 6 अंग हैं। तो उसमें पहला क्या है? रूप। रूप का मतलब उसकी तस्वीर। प्रमाण, प्रमाण का मतलब है उसकी नाप। आपको पता नहीं रहता, आप रट लेते हैं, लेकिन समझ लो प्रमाण का मतलब है पेंटिंग की नाप कैसी होनी चाहिए। तीसरा है भाव। उसका भाव कैसा होना चाहिए? अगर प्रेमिका का भाव है, माँ का भाव है, या रोने का भाव है, या प्रसन्न होने का भाव है, चेहरे पर वो भाव भी चमकना चाहिए। उसके बाद है लावणी योजन, मतलब उसकी जो आप तस्वीर बना रहे हैं उसकी लवणे मतलब उसकी चमक होनी चाहिए। साधारण भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। और सादृश्य का क्या मतलब? सादृश्य मतलब पीछे का बैकग्राउंड, बैकग्राउंड भी जैसा चित्र बना रहे हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। अगर नगर का दृश्य बना रहे हैं तो पीछे बिल्डिंग आ रही है, बिजली के तार आ रहे हैं, कोई गाड़ी आ रही है। अगर पहाड़ों का दृश्य तो पहाड़, पक्षी, नदी दिखाई दे रही है, पीछे बैकग्राउंड भी बनाना चाहिए। अगला है वर्णिका भंग, मतलब वर्णिका मतलब कलर, उसके कलर उसी के अनुरूप होने चाहिए। सुबह का दृश्य है कि शाम का दृश्य है तो उसी के अनुरूप होने चाहिए। देखिए, ये याद कर लेना प्रश्न अक्सर कई बार मैंने देखा टीजीटी में, 25 सालों का ये अनुभव है हमारा। कभी आता है कि
कला का जो तीसरा अंग कौन सा है, तो कला का तीसरा अंग है भाव, ये याद रहना चाहिए। कला का पांचवा अंग कौन सा है, सादृश्य, तो ये याद होना चाहिए। पहले नंबर पे क्या चीज आ रही है, दूसरे नंबर पे क्या चीज आ रही है, तीसरे पे क्या चीज आ रही है। देखो 7वां प्रश्न है, कला का उद्देश्य। कला का उद्देश्य परम आनंद प्राप्त करना, ये तो भारतीय का है। और प्रकृति का अनुकरण करना, ये यूरोप का है। मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रकृति का, प्रकृति माने जो संसार में चीज बनी है उसकी अगर 2 कॉपी नकल करते हैं तो वो अनुकरण करते हैं, तो वो कला कहलाती है। तो यूरोप वाले मानते हैं, और भारत वाले ये मानते हैं जो आनंद को प्राप्त करना कला को मानते हैं, किसी भी तरीके से आनंद प्राप्त हो। इसलिए तुमने देखो भारत में पहले से ही जो है, कोई भी हथौड़ी मिली है, औजार मिले, हथियार मिले, यहाँ तक कि अंत्येष्टि का भी कोई चीज मिले, तो सब पर कुछ ना कुछ नमूनाकारी कोई ना कोई डिजाइन जरूर कड़ा हुआ होगा। अच्छा 8वां प्रश्न है, कला का वर्णन मिलता है। कला का वर्णन किसमें मिलता है, देखो यहाँ ये वाला प्रश्न, और दूसरा कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आया था वो ऋग्वेद में। और कला का वर्णन किसमें मिलता है, कामसूत्र। कामसूत्र पुस्तक है, उसमें कला के बारे में वर्णन करा गया, कला के बारे में लिखा गया है। पुस्तक का नाम है कामसूत्र। अगला प्रश्न है 9वां, कामसूत्र के रचयिता कौन थे। तो कामसूत्र के जो रचयिता थे वो थे वात्स्यायन। ईसा मसीह से 600 साल पहले, कहने का मतलब 6 शताब्दी पहले वात्स्यायन ने ये पुस्तक लिखी थी कामसूत्र, जिसमें स्त्री पुरुष के सेक्स की बारे में पूरा वर्णन करा गया, स्त्री के समस्त अंगों के बारे में, स्त्री कितने प्रकार की होती हैं, आदमी कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंगों के बारे में सारा एक एक चीज का उसमें वर्णन करा गया है, वो है कामसूत्र। अच्छा उन्होंने बताया था 14 विधि और 64 कलाओं का वर्णन करा था कामसूत्र में। अच्छा ये उसके बाद में क्या हुआ, कामसूत्र लिख दी 600 शताब्दी पूर्व, 600 वर्ष पूर्व, अर्थात 6 शताब्दी पूर्व कामसूत्र लिख दिया उन्होंने, यशोधर ने। फिर इसने कामसूत्र के बाद से अन्य लिख दिया, और उनके 11वीं शताब्दी में, कहने का मतलब है 1700 साल बाद, 1700 साल बाद यशोधर पंडित ने कामसूत्र पर एक लेख लिखा, जिस लेख को कहते हैं टीका। वो लिखा था जयमंगला पुस्तक में, अपनी जयमंगला एक पुस्तक थी उसमें लिखा था, उसमें कामसूत्र के ऊपर उन्होंने टीका लिखी थी, और उस किताब का नाम था जयमंगला। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में, कहने का मतलब वात्स्यायन के 1700 साल बाद इन्होंने ये किताब लिखी जयमंगला, और उसमें कामसूत्र पर टीका लिखी। इससे पहले जो ये जो षडंग जो लिखे गए हैं, ये इसमें नहीं लिखे गए थे कामसूत्र में, ये इसमें लिखे गए जयमंगला में, कामसूत्र के में नहीं लिखे गए थे, वो लिखे गए थे जयमंगला में, षडंग के बारे में इसमें पूरा विस्तार से वर्णन करा गया। अच्छा कला के 6 अंग किसने बताए, ये यशोधर पंडित ने बताए षडंग के माध्यम से, जो कला में षडंग होते हैं उसके माध्यम से बताए यशोधर पंडित ने। फिर कह रहा है चित्र लक्षण की रचनाकार कौन थे। चित्र लक्षण के रचनाकार है नग्नजीत, इसमें 3 चैप्टर हैं, और ये गंधार प्रदेश के राजा थे। गंधार प्रदेश ईरान इराक इधर की तरफ के, तो ये गंधार जो प्रदेश था उसके राजा थे नग्नजीत, और उन्होंने इसके चित्र लक्षण की रचना की थी। अच्छा मनो उल्लास के लेखक कौन है, सोमेश्वर। मनो उल्लास एक पुस्तक है जिसमें सौंदर्य शास्त्र के बारे में काफी कुछ लिखा गया है, उसके लेखक है सोमेश्वर। अगला प्रश्न है 14वां, संसार के पहले शिल्पकार कौन थे। संसार के सबसे पहले शिल्पकार जो माने जा रहे हैं वो विश्वकर्मा माने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि ये भी कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने ही श्रीलंका का निर्माण करा था, जो सोने की नगरी बनाई थी विश्वकर्मा ने, और इन्होंने वायुयान भी बनाया था, और नाट्यशाला का भी निर्माण करा था इन्होंने, विश्वकर्मा ने। बौद्ध धर्म में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित किस ग्रंथ में वर्णन है। बौद्ध जो धर्म है उसमें एक ग्रंथ है, उसमें पूरा सौंदर्य शास्त्र के बारे में वर्णन पूरी तरीके से लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम है ललित विस्तार। ललित विस्तार, ललित को आपके आसपास में कोई रहता होगा, आप जानते होगे ललित को, समझ लो उसकी किताब है ललित विस्तार। उसमें लिखा गया, इसमें 27 चैप्टर हैं, 27 अध्याय हैं ललित विस्तार में, इसमें सौंदर्य शास्त्र के बारे में वर्णन करा गया है। 16वां प्रश्न है नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे। नाट्य शास्त्र जो थी पुस्तक, उसके रचनाकार थे भारत मुनि। भारत मुनि थे, इन्होंने इसके नाट्य शास्त्र में सारा करा था, कला के सारे बारों का वर्णन करा था। अच्छा अगला है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाट्य शास्त्र का विस्तार में से वर्णन है, किस चीज का ऊपर वर्णन है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र जो भारत मुनि ने लिखी थी उसमें रसों का वर्णन करा गया। रस जैसे करुणा रस है, प्रेम रस है, करुणा रस है, श्रृंगार रस है,
भाव रस है, शोक रस है, उनके स्थायी भाव हैं, ये 9 रस हैं, इन्हें को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके स्थायी भाव ये मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरी तरीके से इनका विस्तार से बताऊंगा रसों का, इनके ऊपर निश्चित प्रश्न आता है। 18वां प्रश्न है, रस का साधारणीकरण सिद्धांत किसने दिया? अभिनव गुप्त ने। रस का साधारणीकरण मतलब इनका सरलकरण जो करा वो किसने करा? अभिनव गुप्त ने। 19वां प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है रस का सिद्धांत। रस के सिद्धांत के ऊपर सारा कुछ टिका हुआ है। 20वां लास्ट प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा माना जाता है? भारतीय कला का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को माना जाता है। ये 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक चला। इसी समय अजंता एलोरा भी बन रही थी और इसके बाद में क्या हुआ, ये स्वर्णकाल समाप्त हो गया। भारत पर विदेशियों के आक्रमण होने लगे, बर्बर जातियों के आक्रमण होने लगे और लोगों ने, जो धनाढ्य व्यक्ति थे, राजे महाराजे थे, जो महल मंदिर गुफाएं का निर्माण करा रहे थे लाखों रुपए लगा करके, उन्होंने उसमें उन्हें लुट जाने के डर से उन्हें बनाना बंद कर दिया और उन्होंने क्या करा, किताबें लिखनी शुरू कर दी। किताब के दोनों तरफ हाशिए छोड़े जाते थे और उन हाशियों पर सोने की लिखाई होती थी और उस चैप्टर से संबंधित, जैसे आप लिखते हैं ना, कोई प्रश्न करते हैं, उसमें साइड में थोड़ा बहुत उसके संबंधित चित्र बना देते, तो वो उस चित्र को बना देते थे। तो इससे क्या हुआ, कला बिल्कुल गिरती चली गई और गिरने के बाद में बिल्कुल उसे कहते हैं अपभ्रंश शैली, और इस प्रकार से ये अपभ्रंश शैली चली और धीरे धीरे कला विलुप्त होती चली गई। तो देखिए ये जो चैप्टर है, इन चैप्टरों के बारे में 20 प्रश्न है। 20 में से पेपर में मेरी फुल गारंटी है कि आपको निश्चित तौर पर ये क्या होगा, आपके निश्चित तौर पर 6-7 प्रश्न आपको इस बार टीजीटी में आने वाले हैं। प्रत्येक वर्ष के पेपर में इनमें से जरूर ये प्रश्न आते हैं। 20 प्रश्न छांट करके करेंगे, इसकी तैयारी करें। और आगे टेलीग्राम ऐप पर जो इससे चाह रहे हैं आप नोट्स वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो वो भी कुछ बहुत कम पेमेंट देकर के आप इनके नोट्स भी पूरे हमसे प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन कोचिंग भी प्राप्त कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं आप। सही है, ओके, धन्यवाद।